कल जब हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़ रहे थे तो लास्ट में आप लोगों से मैं बोला था कि अभी कूलम्ब्स लॉ पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अगले वीडियो में मतलब आज हम लोग फिर कूलम्ब्स लॉ के जो शेष भाग रह गए हैं उनके बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। लेकिन आगे क्लास शुरू करने से पहले मैं चाह रहा हूं कि कल जो हम लोग पढ़े थे उसके बारे में थोड़ा बहुत रिवीजन हम लोग कर लें। तो देखिए, सबसे पहले कल बताए थे हम कूलम्ब्स लॉ का प्रयोग, कूलम्ब के नियम का प्रयोग कहां करेंगे, कब हम लोग करेंगे। तो देखिए, बताया गया था कि अगर दो बिंदु आवेश है, कैसे आवेश होना चाहिए, बिंदु आवेश चाहे दोनों प्लस हो चाहे दोनों माइनस हो या दोनों में से कोई एक प्लस हो या कोई एक माइनस हो, लेकिन दोनों बिंदु आवेश होना चाहिए। तब जो है दोनों बिंदु आवेशों के द्वारा एक दूसरे पर विद्युत बल आरोपित करने के लिए हम लोग कूलम्ब के नियम का प्रयोग करेंगे। तो आप लोग एक बात सोच रहे होंगे कि सर कल के वीडियो में भी बोले थे, आज भी बोल रहे हैं कि दो बिंदु आवेश रहेंगे तो इनके बीच अगर एक दूसरे पर विद्युत बल निकालना होगा तभी हम लोग कूलम्ब के नियम का प्रयोग करेंगे। लेकिन ये तो कोई जरूरी है नहीं कि हर जगह बिंदु आवेश ही हम लोगों को मिले। ऐसा भी हो सकता है कि आवेशित पिंड बहुत बड़े हों, जैसे मान लीजिए दो बहुत बड़े बड़े आवेशित गोला हो सकता है, यह भी हो सकता है आवेशित रिंग हो सकता है, या और भी कोई बॉडी हो सकता है, किसी भी आकार का हो सकता है, आवेशित हो सकता है, और उनके बीच अगर एक दूसरे पर विद्युत बल निकालना होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे। यहां भी कूलम्ब के नियम का प्रयोग होगा, लेकिन डायरेक्ट हम लोग कूलम्ब के नियम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यहां क्या करना होगा, हम लोग कैलकुलस का यूज करेंगे और फिर हम लोग कूलम्ब का नियम का प्रयोग करके और ऐसे पिंडों के बीच, आवेशित पिंडों के बीच विद्युत बल का कैलकुलेशन करेंगे। इसके बारे में हम अगले वीडियो में जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाएंगे तो वहां आप लोगों को सिखाएंगे कि अगर बिंदु आवेश न रहे, आवेशित पिंड अगर बड़े आकार के हो और वहां पर निकालना हो एक दूसरे पर विद्युत बल, तो हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे। आज हम लोग अभी भी और कल जो पढ़े थे उसमें भी केवल बिंदु आवेश पर ही हम लोग विचार करेंगे। तो क्या सीखे हम लोग, कूलम्ब के नियम का प्रयोग कहां करेंगे, बिंदु आवेशों के बीच एक दूसरे पर विद्युत बल निकालने के लिए। एक बात और ध्यान देना है आप लोगों को, कूलम्ब के नियम से क्या निकलेगा, केवल निकलेगा विद्युत बल। आप लोग ये भी पढ़ा चुके हैं, हम बता चुके हैं कि अगर दो आवेशित पिंड हो, दो आवेश हो, तो आवेशों के बीच कोई जरूरी नहीं है कि केवल विद्युत बल ही लगेगा। अलग अलग कंडीशन में विद्युत बल के साथ साथ चुंबकीय बल भी आरोपित हो सकता है। जैसे जब आवेश स्थिर हो, स्थिर माने रुका हुआ, तो आवेश जब रुके हुए हो तब आवेशों के बीच केवल लगता है विद्युत बल। स्थिर आवेशों के बीच विद्युत बल लगेगा। आवेश स्थिर हो और कूलम्ब के नियम का प्रयोग करेंगे तो विद्युत बल निकल जाएगा। अगर आवेश गतिशील हो तो यहां विद्युत बल तो लगेगा ही, एक और बल लगेगा, चुंबकीय बल। तो आप कहेंगे क्या हम आवेश अगर गति में रहे, दो आवेश, और उनके बीच बल निकालना हो तो हम लोग कूलम्ब के नियम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वहां ये पूरा बल नहीं निकलेगा। अगर दो आवेश गति में रहेंगे और आप कूलम्ब के नियम का प्रयोग करते हैं तो वहां पर केवल विद्युत बल ही निकलेगा, चुंबकीय बल नहीं निकलेगा। चुंबकीय बल निकालने के लिए अलग से फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे तो वहां आप लोग को बताया जाएगा चुंबकीय बल का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे। तो ये बात आप लोग को ध्यान में रखना है। अगर आवेश स्थिर हो, कूलम्ब के नियम का प्रयोग करेंगे तो इनके बीच लगने वाला बल सही से ही निकल जाएगा जो विद्युत बल के बराबर होता है।
आवेश गति में हो और कूलम के नियम का प्रयोग करेंगे तो आवेशों के बीच टोटल जितना बल लग रहा है वो नहीं निकलेगा। क्या निकलेगा? केवल विद्युत बल निकलेगा। अब देखिए, अब हम लोग को समझना है कि जब भी न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे और कूलम के नियम का प्रयोग करना होगा, तो आप लोगों को कल बताए थे, सबसे पहले ध्यान क्या देना है, किस पद्धति का प्रयोग करके हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बना रहे हैं। तो हम लोग पद्धति दो ही प्रयोग करना है, एक SI यूनिट्स और एक क्या प्रयोग करना है, CGS सिस्टम। तो आपको जब भी SI यूनिट्स में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाना है तो वहां जो फॉर्मूला हम लिखेंगे, हम लोग अभी बताने जा रहे हैं, वो अलग होगा, और CGS सिस्टम में बनाएंगे तब हम लोग कूलम के नियम का फॉर्मूला लिखेंगे, वो अलग होगा। तो मात्रकों की पद्धति अगर आप SI यूनिट लें या CGS सिस्टम लें तो फिर आपको ध्यान देना है कि जिन दो बिंदु आवेशों के बीच विद्युत बल का कैलकुलेशन हम लोग करने जा रहे हैं उनके चारों ओर कौन सा माध्यम है। अगर आवेशों के चारों ओर निर्वात रहता है तो फॉर्मूला अलग होता है। अगर बिंदु आवेशों के चारों ओर कोई परावैद्युत पदार्थ, अचालक पदार्थ रहता है तो फॉर्मूला अलग होता है। जैसे देखिए, अगर बिंदु आवेशों के चारों ओर निर्वात रहे, निर्वात का मतलब बता चुके हैं आप लोगों को, निर्वात का मतलब खाली जगह, खाली जगह माने जहां हवा भी न रहे, कोई भी पदार्थीय माध्यम न रहे, उस जगह को कहते हैं निर्वात। तो ऐसी स्थिति में दो बिंदु आवेशों के बीच विद्युत बल निकालने का फॉर्मूला होता है 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2/R², या F बराबर इस 9 × 10⁹ को हम लोग लिखते हैं 1/4πε0, या इसको कहते हैं ε0, और फिर हो जाएगा यहां Q1 Q2/R²। यही अगर CGS सिस्टम में हम लोग लिखें, CGS सिस्टम में न्यूमेरिकल बनाना हो और बिंदु आवेशों के चारों ओर निर्वात हो, तो ऐसे स्थिति में फॉर्मूला जो हम लोग लिखते हैं वो होता है F = Q1 Q2/R²। तो जब भी आप कूलम के नियम का प्रयोग करेंगे, मात्रकों की पद्धति को ध्यान में रखिएगा, और यह भी ध्यान में रखना है कि जब कोई मान हम लोग रखेंगे तो यूनिट क्या होगा। SI यूनिट में न्यूमेरिकल बनाएंगे तो बल का मात्रक क्या लेंगे, न्यूटन, आवेश का मात्रक क्या लेंगे, कूलम, और दूरी का मात्रक क्या लेंगे, मीटर। और CGS सिस्टम में जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आवेश का मात्रक क्या लेंगे, स्टैट कूलम, बल का मात्रक क्या लेंगे, डाइन, और दूरी का मात्रक क्या लेंगे, सेंटीमीटर। ये ध्यान में रखना है। और फिर अगर बिंदु आवेशों के चारों ओर कोई परावैद्युत पदार्थ है, परावैद्युत पदार्थ मतलब अचालक पदार्थ, तो अगर अचालक पदार्थ रहे तो फॉर्मूला हो जाता है F = 9 × 10⁻⁹K। ये कैपिटल K क्या है, कैपिटल K है परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युत नियतांक। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले कि बिंदु आवेशों के चारों ओर कोई परावैद्युत पदार्थ हो गया, तो सारा फॉर्मूला निर्वात रहने पर जो लिख रहे थे वही होगा, और उसमें क्या करना है, परावैद्युत नियतांक से डिवाइड कर देना है, भाग देना है। यहां हो जाएगा Q1 Q2/R², या इसी को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे F बराबर 1/4πε0 इंटू K इंटू Q1 Q2/R²। ठीक इसी तरह से हम लोग यहां भी फॉर्मूला लिखेंगे उसी तरह से। अगर बिंदु आवेशों के चारों ओर कोई परावैद्युत पदार्थ हो जाए तो ऐसे स्थिति में बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का फॉर्मूला हो जाता है
निर्वात वाला रहेगा और उसमें कैपिटल के से डिवाइड कर देना है, तो 1 बाई के इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एक और जरूरी बात आप लोगों को बताया गया था, उसके बारे में थोड़ी फिर चर्चा कर ले, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तुरंत बताया यह गया था कि कैपिटल K का जो मान होता है वो हमेशा 1 से बड़ा होता है। कोई भी अचालक पदार्थ हो उसके लिए कैपिटल K का मान 1 से अधिक होगा। जैसे देखिए हवा के लिए और निर्वात के लिए। निर्वात तो कोई पदार्थीय माध्यम है नहीं, निर्वात खाली जगह को बोलते हैं जहां कोई पदार्थ ना हो, तो निर्वात के लिए K का मान होता है 1। हवा एक पदार्थीय माध्यम है, गैस है, तो हवा के लिए 1 के लगभग बराबर होता है, 1 से जरा सा अधिक होता है। और बाकी जितने भी अचालक पदार्थ मिलेंगे सबके लिए K का मान 1 से बड़ा होगा। शुद्ध जल हो, शुद्ध जल अचालक होता है, शुद्ध जल के लिए K का मान होता है 81। आप लोगों को जब न्यूमेरिकल मिलेगा और कहीं कोई पदार्थीय माध्यम दिया रहेगा तो वहां पर पदार्थीय माध्यम के लिए, अचालक पदार्थ के लिए वहां पर K का मान भी दिया रहेगा। तो देखिए आप एक क्वेश्चन यहां कर सकते हैं कि बिंदु आवेश के चारों ओर जब अचालक पदार्थ हो जाता है तो इस अचालक पदार्थ का बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस प्रभाव को थोड़ा हम लोग समझें, देखें, जानें। निर्वात रहने पर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल 1 बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 Q2 अपॉन R। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब बिंदु आवेशों के चारों ओर निर्वात रहेगा तब। 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन अचालक पदार्थ जब हो जाए बिंदु आवेशों के चारों ओर तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 अपॉन K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हम इस फॉर्मूला को थोड़ा और चेंज कर सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन K। कहने का मतलब है कि दो बिंदु आवेश केवल परिमाण में यहां दिखाया, हम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया। दो बिंदु आवेश अगर हो उनके बीच दूरी मान लीजिए R हो और चारों तरफ निर्वात हो तो उनके बीच बल इतना लगेगा। ये निर्वात रहने पर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल। और जब कोई परावैद्युत पदार्थ चारों तरफ कर दे तब बल कैसे निकल रहा है, निर्वात रहने पर जितना बल लग रहा था उतना में परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युत नियतांक से भाग दे। आप लोग पढ़े हैं या बताए हैं K का मान जो है 1 से बड़ा होता है, तो 1 से बड़ी किसी भी संख्या से जब हम लोग डिवाइड करते हैं तब जो रेशियो आएगा, जो भागफल आएगा वो ऊपर में जितना है ना उससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। समझ में आया आप लोगों को? इसका मतलब देखिए क्या होता है, अगर बिंदु आवेशों के चारों कोई परावैद्युत पदार्थ आ जाए तो ऐसे स्थिति में बिंदु आवेशों के बीच जो बल लगेगा इनके चारों ओर निर्वात रहने पर जितना बल लग रहा था उससे क्या होगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि परावैद्युत पदार्थ का काम है बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल को घटा देना। कभी भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल का मान सबसे अधिक कब होगा, तो सबसे अधिक कब होगा, जब निर्वात रहेगा। निर्वात रहने पर सबसे अधिक होगा, क्योंकि परावैद्युत पदार्थ का काम है, परावैद्युत पदार्थ ये करता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच निर्वात रहने पर जितना बल लग रहा था उसको कम कर देता है। तो जब परावैद्युत पदार्थ नहीं रहेगा, मतलब बिंदु आवेशों के चारों ओर निर्वात रहेगा, तो उनके बीच लगने वाले विद्युत बल का मान होता है सबसे अधिक। और जब परावैद्युत पदार्थ रहेगा उस समय विद्युत बल का मान
कम हो जाता है। अब हम लोग पढ़ाई करेंगे आगे। ये था अब तक कल जो क्लास लिया गया था उसका रिवीजन था। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता है का मात्रक। एप्सिलॉन 0 का मात्रक, किसी भी भौतिक राशि का मात्रक निकालना है तो पहले क्या चाहिए? फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे लेंगे हम लोग? कल जो पढ़े थे आप लोग, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहां, F इंटू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R स्क्वायर इक्वल टू Q1 इंटू Q2 एंड एप्सिलॉन 0 इक्वल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन F इंटू 4 पाई इंटू R स्क्वायर। तो अब यहां एप्सिलॉन 0 का मात्रक निकालेंगे हम लोग SI यूनिट्स में। सबसे पहले SI यूनिट्स में यहां पर आवेश का मात्रक कूलम, फोर्स का न्यूटन, 4 पाई एक नंबर है, कोई मात्रक नहीं होगा, और दूरी का होता है मीटर, तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। यहां हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और हम लोग जो है केवल SI यूनिट में ही लिखेंगे। जब आपको अगर जरूरत पड़े CGS में लिखने की तो आप लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। अब हम लोग इसके बाद क्या सीखेंगे? एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र निकालेंगे। तो एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? जैसे मात्रक निकालने के लिए फॉर्मूला चाहिए तो विमीय सूत्र निकालने के लिए भी फॉर्मूला चाहिए। तो अब यहां से F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मेन फॉर्मूला हो गया। ये सॉल्व करके हम लोग एप्सिलॉन 0 यहां जैसे निकाले हैं तो यहां डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं एप्सिलॉन 0 इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन F इंटू 4 पाई इंटू R स्क्वायर। और अब हम लोग क्या करेंगे? विमीय सूत्र निकालना है एप्सिलॉन 0 का, तो एप्सिलॉन 0 को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। जैसे लेफ्ट हैंड साइड को बंद कर दिए स्क्वायर ब्रैकेट में, तो राइट हैंड साइड को भी कर देंगे इस तरह से। Q1 Q2 अपॉन F इंटू 4 पाई इंटू R स्क्वायर। विद्युत आवेश का विमीय सूत्र होता है AT। A रिप्रेजेंट करेगा एम्पियर को, T रिप्रेजेंट करेगा टाइम को, फोर्स का होता है ml T टू द पावर -2। 4 पाई एक नंबर है और नंबर डायमेंशनलेस होता है। डिस्टेंस का है स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे और यहां हो जाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर इंटू m टू द पावर -1 L टू द पावर -1 T स्क्वायर इंटू L टू द पावर -2। और अब हम लोग यहां कैलकुलेट करेंगे m टू द
पावर -1, फिर l टू द पावर -2, और यहाँ यहाँ l टू द पावर -1 होगा, m टू द पावर -1, l टू द पावर -1, t टू द पावर 2, तो m टू द पावर -1 और l टू द पावर -3, t टू द पावर 4 a स्क्वायर। यह हो गया एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र। अब हम लोग पढ़ेंगे एप्सिलॉन 0 का मान। एप्सिलॉन 0 का मान क्या होगा? एप्सिलॉन 0 का मान, तो कल आप लोगों को बताया गया है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 SI यूनिट। पिछले वीडियो में बताए थे हम। यहां से हम लोग क्या करेंगे, एप्सिलॉन 0 का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर जब आप लिखोगे एप्सिलॉन 0, तो एप्सिलॉन 0 हो जाएगा 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 1/36 पाई इंटू 10 टू द पावर 9, और एप्सिलॉन 0 1/36 इंटू 3.14 इंटू 10 टू द पावर -9। अब यहां जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1/113.04। आप लोग ना मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। जब आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहाँ 36 इंटू 3.14 में, तो आएगा 113.04 इंटू 10 टू द पावर -3। और फिर यहां सॉल्व करेंगे हम लोग आगे। एप्सिलॉन 0 इक्वल टू, जब आप 1 में डिवाइड करोगे 113.04 से, तो आएगा 0.00884 इंटू 10 टू द पावर -9, और एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 8.846 अपॉन 10 टू द पावर 3। जो डेसिमल का पोजीशन है 1 2 3 डिजिट आगे लगे हम, तो यहां पर 10 टू द पावर 3 हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर -9। फिर यहाँ एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 8.846 इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू 10 टू द पावर -3। एप्सिलॉन 0 इक्वल टू, यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, अगर हम 6 को हटा दें तो यहाँ हो जाएगा 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 SI यूनिट यहाँ। लेकिन एप्सिलॉन 0 का यूनिट हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं, तो यहाँ पर क्या लिखना होगा, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन 0 का वैल्यू आप लोगों को याद रखना होगा, क्योंकि इंटरमीडिएट के एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जा चुका है। एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कल हम लोग पढ़े थे किसी परावैद्युत पदार्थ की विद्युतशीलता, क्या पढ़े थे, एप्सिलॉन 0 इंटू के। मतलब निर्वात के विद्युतशीलता में किसी परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युत नियतांक से अगर हम गुणा कर देते हैं
तो गुणनफल जो होता है उस परावैद्युत पदार्थ के विद्युतशीलता के बराबर होता है या विद्युतशीलता कहा जाता है। अगर हम इसे सॉल्व करें आगे तो K का मान होगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। मतलब किसी परावैद्युत पदार्थ के विद्युतशीलता में निर्वात के विद्युतशीलता से भाग दे देंगे, ये जो अनुपात मिलेगा वही किसके बराबर होता है, परावैद्युत नियतांक के बराबर होता है। लेकिन ओल्ड बुक्स में पहले जो है किताबों में मिलेगा आप लोगों को परावैद्युत पदार्थ के विद्युतशीलता और निर्वात के विद्युतशीलता का अनुपात अपेक्षिक विद्युतशीलता कहा जाता है और इसे सूचित करते हैं इसे सूचित करेंगे एप्सिलॉन आर के द्वारा, जहां एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0, इसे कहेंगे परावैद्युत पदार्थ की अपेक्षिक विद्युतशीलता। अपेक्षिक विद्युतशीलता को अंग्रेजी में कहेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव आर से शुरू होता है ना, इसलिए यहां संकेत में एप्सिलॉन आर दिया गया है। तो एप्सिलॉन आर मतलब अपेक्षिक विद्युतशीलता और परावैद्युत नियतांक, ये दोनों एक ही होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहां आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये जो अपेक्षिक विद्युतशीलता है या परावैद्युत नियतांक है, आप देख रहे हैं ऊपर में भी विद्युतशीलता है, नीचे में भी। तो ये जब K का मात्रक निकालिएगा तो जो मात्रक ऊपर वही नीचे कैंसिल होगा, मात्रकहीन हो जाएगा, मतलब यूनिट लेस हो जाएगा। और K का विमीय सूत्र भी जब निकालेंगे आप तो जो विमीय सूत्र ऊपर वही विमीय सूत्र नीचे, इस तरह से जो K है क्या हो जाएगा, ये विमाहीन भी हो जाएगा, डायमेंशनलेस भी हो जाएगा। तो यहां हम लोग कहेंगे कि परावैद्युत नियतांक मात्रकहीन एवं विमाहीन होता है। मात्रकहीन एवं विमाहीन होता है। इसके बाद देखिए आप लोग, कोई भी भौतिक राशि जो जिसका मात्रक न हो, तो जिस भौतिक राशि का कोई मात्रक न हो उसका मान मात्रकों की पद्धति पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब कैपिटल K या एप्सिलॉन आर जिसे कहते हैं हम लोग परावैद्युत नियतांक, इसका मान एक पद्धति में जितना होगा दूसरे पद्धति में भी उतना ही होगा। मान लीजिए कोई भौतिक राशि है, मान लीजिए कोई परावैद्युत पदार्थ है और परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युत नियतांक का मान है 5। तो जब हम लोग सीजीएस सिस्टम में न्यूमेरिकल बनाएंगे और K का मान अगर 5 दिया हुआ है तो सीजीएस सिस्टम में भी K का मान 5 ही रखेंगे, और एसआई यूनिट्स में जब न्यूमेरिकल बनाने जाएंगे तो वहां भी K का मान 5 ही रखेंगे, क्योंकि K का मान मात्रकों की पद्धति पर डिपेंड नहीं करता है। K का मान किस पर डिपेंड करेगा, किसी भी परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युत नियतांक का मान उस परावैद्युत पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है। तो परावैद्युत नियतांक का मान परावैद्युत पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या होगा, अलग अलग
परावैद्युत पदार्थ के लिए परावैद्युत नियतांक का मान अलग अलग होता है। जैसे हवा के लिए निकालेंगे तो अलग आएगा, हवा भी एक परावैद्युत पदार्थ है। शुद्ध जल के लिए निकालेंगे तो अलग आएगा, अभी चर्चा करेंगे हम। कोई भी अचालक पदार्थ हो, इसके बारे में चर्चा कल ही कर चुके हैं। किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए याद रखेंगे आप लोग, के का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है। कोई भी परावैद्युत पदार्थ हो, अचालक पदार्थ हो, के का मान हमेशा 1 से बड़ा होगा। कुछ अब इंपॉर्टेंट बात याद रखना है हम लोगों को। निर्वात के लिए के का मान 1 होता है और हवा के लिए क्या होगा, इस के का जो मान है वो 1 से थोड़ा अधिक होगा, जरा सा अधिक होगा। और यही कारण है कि जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे तो निर्वात के लिए भी कैपिटल के का मान 1 लेते हैं और हवा के लिए भी कैपिटल के का मान 1 ही लेते हैं। मतलब यहां के का जो मान है वो लगभग बराबर होगा 1 के। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है धातु के लिए, धातु चालक है तो याद रखोगे आप लोग, कोई भी चालक हो, चालक के लिए परावैद्युत नियतांक के का मान होता है अनंत। हम यहां धातु के लिए लिख रहे हैं, लेकिन प्रत्येक चालक के लिए के का मान अनंत होता है। किसी चालक के लिए ही लिख रहे हैं, किसी चालक के लिए के का मान अनंत होता है। चालक के लिए के का मान अनंत होगा। अगर यहां धातु भी कहा जाए तो भी के का मान क्या लिखेंगे, अनंत लिखेंगे हम लोग। कल अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम के नियम से संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, और भी बहुत कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी है। और जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग बनाएंगे तो वहां पर भी बहुत कुछ हम लोग सीखेंगे अभी कूलॉम के नियम से संबंधित।